तो बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हम लोग पढ़ रहे थे। और बच्चा लोग प्रीवियस क्लास में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एकदम डिटेल में पढ़ा, टाइप्स पढ़े, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पढ़ा। और आज की क्लास आगे कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ही क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आसान से 4 पॉइंट है, ठीक है। इसके साथ ही आज की ही क्लास में बात करेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की। बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम एकदम डिटेल में समझेंगे और इस चैप्टर को इसी क्लास में समाप्त कर देंगे। तो चलो बच्चा, बिना किसी देरी के बात करें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और बच्चा लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली कभी कभी 2 नंबर में, कभी कभी 4 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट है, सिंपल से है। पहला ऑफ रिलायबिलिटी। बच्चा, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, यानी कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, कम से कम रिलायबल तो होना चाहिए। रिलायबल का मतलब जिसे हम वेरीफाई कर सकें, यानी कि कम से कम जो भी स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर किए हैं वो कम से कम सही तो हो, कम से कम पर्सनल बायस तो ना हुआ हो उनमें। यार पर्सनल बायस याद है क्या, स्टैटिस्टिक्स के पहले ही चैप्टर में पढ़ा है। कम से कम अकाउंट्स बनाते टाइम उनमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रीड आउट करेंगे जरा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी है, जो भी अकाउंट्स है, सारे रिलायबल होने चाहिए। तो रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मींस इट इज वेरीफाइबल, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड मटेरियल एरर। यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जो भी टाइप्स हैं, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे बैलेंस शीट हो, चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, वो आपके मटेरियल एरर से फ्री होने चाहिए, कोई भी उनमें गलती नहीं होनी। तो पहला टाइप याद रहेगा क्या है, रिलायबिलिटी। एक लाइन में याद कर लो, याद इस प्रकार से कर लो, रिलायबल और एक वर्ड ये याद रख लो, वेरीफाइबल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से मीनिंग निकलता है। तो एक काम करो, लिख लो रिलायबल वेरिफिकेशन, इस टाइप से लिखो ताकि आपको याद रहे। क्या लिख लो, रिलायबल वेरिफिकेशन। बड़ा सिंपल सा वर्ड हो गया ना, याद हो जाएगा। तो रिलायबल वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन होना चाहिए कैसा, रिलायबल। पूरा पॉइंट, पूरी मीनिंग याद रहेगी। रिलायबिलिटी पहला पॉइंट है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिससे हम वेरीफाई कर सकें। और बच्चा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे वेरीफाई करते हो, सोर्स डॉक्यूमेंट के द्वारा, जर्नल एंट्रीज के द्वारा, लेजर के द्वारा, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की हेल्प से ही हम इन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। चलो सेकंड पॉइंट पर आओ। सेकंड पॉइंट है रिलीवेंस। रिलीवेंस का मतलब जो कम से कम यूजर्स के कुछ काम तो आए, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस प्रकार से होनी चाहिए जिस पे हम भरोसा कर सकें, जो हमारी डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं, वो आपकी रिलीवेंस कहलाती है। देखो यार, जनरली हम लोग अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अगर लेना चाहते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखकर ही डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट है आपका रिलीवेंस, याद रहेगा। तो रीड आउट कर लो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलीवेंट टू द यूजर। इंफॉर्मेशन रिलीवेंट इफ इट मीट्स द नीड्स ऑफ द यूजर इन डिसीजन, याद रहेगा। तो यहां पर रिलीवेंस एक शब्दों में इसका मीनिंग देखो तो डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो एक काम करो, इसे इस प्रकार से याद रख लो, रिलीवेंट, क्या कहते हो बच्चा, रिलीवेंट डिसीजन। देखो दोनों के दोनों मतलब आसानी से याद हो जाएंगे, इन दो बातों को ढंग से याद कर लो। रिलायबल वेरिफिकेशन, तो रिलायबिलिटी का मतलब जिससे हम वेरीफाई कर सकें, और रिलीवेंट डिसीजन, तो रिलीवेंट का मतलब, रिलीवेंस का मतलब जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। अब अच्छा, 2 पॉइंट और है, बिल्कुल सिंपल से। पहला है अंडरस्टैंडेबिलिटी, दूसरा है कंपेरेबिलिटी। नाम से ही पता चल रहा है, अंडरस्टैंडेबिलिटी जो कम से कम अंडरस्टैंडेबल हो, कम से कम स्टेटमेंट इस प्रकार से हो जिन्हें हम आसानी से समझ सके, यानी एक प्रॉपर फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है। देन कंपेरेबिलिटी, अगेन एक सिंपल वर्ड है जिससे हम कंपेयर कर सकें। पिछले साल की
स्टेटमेंट्स को इस साल के स्टेटमेंट के साथ या फिर हमारी कंपनी के स्टेटमेंट को दूसरी कंपनी के स्टेटमेंट के साथ कंपेयर कर सके, वो है आपका कंपेरेबिलिटी। ठीक है, आसानी से याद हो जाएंगे। सो बेसिकली 4 पॉइंट थे, चारों के चारों ध्यान रखना, रिलायबिलिटी, रिलीवेंस और ये 2 पॉइंट बिल्कुल सिंपल, अंडरस्टैंडेबिलिटी और आपका कंपेरेबिलिटी। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद बच्चा एक और टॉपिक है, वो है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब सुनो, अगेन यहां से भी कहूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अकाउंटिंग करते कैसे, कितने प्रकार की सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग को करने के। तो बच्चा लोग 2 ही प्रकार का सिस्टम होता है, एक है सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। और अगर आप लोगों ने बुक को पहले ही फ्रंट पेज को ही ठीक से देखा हो तो लिखा होगा डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्या लिखा होगा? डबल एंट्री। तो सिस्टम में पहला सिस्टम डबल एंट्री, दूसरा है सिंगल एंट्री। एक एक से बात करते हैं। सबसे पहले डबल एंट्री, नाम से क्या पता चल रहा है? डबल मींस 2 और एंट्री तो पता ही है, यानी कि जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप करोगे तो उसकी आप 2 एंट्री करोगे, उसके आप 2 एस्पेक्ट नोट करोगे। अब जरा ध्यान से सुनो, 2 एस्पेक्ट कौन कौन से? अगर कोई चीज डेबिट हो रही है तो कुछ ना कुछ क्रेडिट जरूर होगा। आपको ये डेबिट क्रेडिट समझ नहीं आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो बदले में कुछ ना कुछ जा जरूर रहा होगा। एक चीज आएगी तो दूसरी जाएगी जरूर, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। समझ गए बात? नहीं समझ गए? 2 एस्पेक्ट, एक बढ़ेगी तो दूसरी कम जरूर होगी। एग्जाम्पल लेते, ठीक है? एग्जाम्पल देखो यार, सपोज करो मैंने 5,000 रुपए के गुड्स बेच दिए, 5,000 रुपए के गुड्स बेच दिए। 2 एस्पेक्ट बताओ, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? भैया 5,000 रुपए के गुड्स बेच दिए, पहली चीज कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है, क्योंकि गुड्स चले गए ना, गुड्स बिक गए ना। पहली चीज पैसा आ रहा है, दूसरी चीज गुड्स जा रहे हैं। समझ गए? तो पहला 2 एस्पेक्ट हो गए। कोई भी आप ट्रांजेक्शन देख लो, हमेशा उसके 2 एस्पेक्ट जरूर होंगे, एक अगर डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट जरूर होगा। इस सिस्टम को बोलते हैं डबल एंट्री। आओ जरा रीड आउट भी करेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड। तो ये वो सिस्टम है जहां पर दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं, डेबिट भी एज वेल एज क्रेडिट भी। और आओ, we can define double entry system as the system which recognize and records both aspect of transaction। और कुछ है, double entry system has proved to be scientific and complete system of accounting। तो बच्चा लोग यही सिस्टम है जो एक साइंटिफिक सिस्टम भी है, ये एक कंप्लीट सिस्टम है, क्योंकि इसमें हर एक चीज रिकॉर्ड हो रही है, प्रॉपर रिकॉर्ड बन रहा है इसमें। ठीक है, और आगे आओ। तो अभी हमारे पास है फीचर्स ऑफ डबल एंट्री। बच्चा फीचर्स है, जल्दी से पढ़ेंगे, सिंपल से फीचर होंगे। आओ जरा, सबसे पहला कंप्लीट रिकॉर्ड, कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। दूसरा टू फोल्ड एस्पेक्ट्स, यहां पर 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, अगेन डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, कुछ अगर रिसीव हो रहा है तो कुछ ना कुछ पे हम जरूर कर रहे होंगे। देखो, तो एवरी ट्रांजेक्शन द एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग वैल्यू इन, कोई वैल्यू आप रिसीव कर रहे होगे, और कोई वैल्यू आउट, यानी कोई वैल्यू आप पे कर रहे होगे। सो 2 एस्पेक्ट होगा, कुछ आएगा तो कुछ जाएगा जरूर। इसके बाद आओ, इन दिस सिस्टम 1 एस्पेक्ट इज डेबिटेड, अगेन वही बात लिख दी। अगेन 2 एस्पेक्ट है, एक अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट जरूर हो रहा होगा। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट, सिंस 1 एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड, द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो सुनो, लास्ट पॉइंट एक अच्छा पॉइंट ये लिख दिया कि देखो यार, यहां से आप डबल एंट्री सिस्टम से आप अकाउंट्स को प्रॉपरली वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो यार, जनरली एक चीज डेबिट हो रही है, दूसरी चीज क्रेडिट हो रही है, तो इससे ये भी तो पक्का है कि भैया जब हम लोग डेबिट और क्रेडिट की टोटलिंग करेंगे, हमेशा डेबिट क्रेडिट इक्वल आएगा, क्योंकि आप एक चीज डेबिट कर रहे हो उतने ही अमाउंट से दूसरी चीज क्रेडिट भी कर रहे हो, तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा कैसा आएगा? इक्वल आएगा। किस में आएगा? डबल एंट्री सिस्टम में। तो 4 पॉइंट थे, सिंपल से पॉइंट थे, एक बार रिपीट कर दूं। पहला कंप्लीट सिस्टम है, दूसरा
एक वैल्यू इन होती है, दूसरी वैल्यू आउट होती है, तीसरा एक डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, चौथा डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा। और आ जाओ आगे आओ, छोटी छोटी सी बातें हम जरा स्टेजेस देख लो भाई। तो डबल एंट्री सिस्टम की स्टेजेस, तो बेसिकली 3 स्टेजेस हैं। पहली रिकॉर्डिंग, दूसरी क्लासिफाइंग और तीसरी आपको पता है समराइजिंग, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करो और फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करो। तो 3 स्टेज है सिंपल सी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग किस में होती है? जर्नल एंट्रीज। क्लासिफाई किस में होता है? लेजर अकाउंट्स में। और समराइजिंग किस में होता है? ट्रायल बैलेंस, आपका जस्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपका बैलेंस शीट। ठीक है, और आ जाओ इसके बाद है हाँ सेकंड सिस्टम, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और बच्चा इसी को बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। देखो नाम में ही रखा है सब कुछ, सिंगल एंट्री सिस्टम एक, ठीक है। दूसरी चीज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यानी कि ये वो रिकॉर्ड है जो कि आप कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, यानी कि आप किसी भी एंट्री का सिर्फ और सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हो, वो आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाता है। अब सोचो एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, कौन करता है? देखो यार जनरली बात करते हैं छोटे दुकानदारों की। सपोज करो यार मैंने एक पानी की दुकान खोल रखी है, छोटा सा डिब्बा खोल रखा है पान का, ठीक है। बैठता हूँ भाई, क्या चलता है, लोग आते हैं पान वान खाते हैं चले जाते हैं, कुछ लोगों का उधारी में खाता भी चलता है। तो मैं क्या करता हूं, सिर्फ इतना लिख देता हूं 100 रुपए आए, आज 200 रुपए का सामान उसने फिर खरीदा, फिर लिख देता हूं इतने पान बिके। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन का एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हो। जब आपको अकाउंट्स की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, बेसिकली आप जब कोई छोटा बिजनेस करते हो तो आप लेके चलते हो सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अच्छी बात यह भी है कि 11th क्लास में आपको डबल एंट्री तो पढ़ना है, पूरी किताब ही बेसिकली डबल एंट्री के ऊपर बेस्ड है, लेकिन एक आखिरी चैप्टर है जो सिंगल एंट्री के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, जिसमें आपको बताएंगे हमने 10,000 रुपए लगा के ये डिब्बा स्टार्ट किया था पान वाला, 10,000 रुपए लगा के, साल भर हमने काम वाम किया, सेल वीक की बहुत कुछ किया, साल के एंड में देखा तो हमारे पास 15,000 रुपए थे। 10,000 से शुरुआत की थी, साल के एंड में 15,000 हो गए, इसका मतलब 5,000 रुपए प्रॉफिट कमाया होगा। तो सिंगल एंट्री में बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। आओ जरा रीड आउट करो। तो अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बी डिफाइंड एज एन इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। इसी को क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डबल एंट्री। और देखो जरा, इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री। इसमें हर एक ट्रांजैक्शन को आप डबल एंट्री के बेसिस पर नोट नहीं करते हो। और आ जाओ इन सम ट्रांजैक्शन बोथ एस्पेक्ट, इसमें क्या होता है, कुछ ट्रांजैक्शंस को आप दोनों एस्पेक्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करते हो और कुछ ट्रांजैक्शंस को आप दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं करते हो। ये आपका सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, आधा अधूरा सिस्टम, ठीक है। और भी कुछ है भाई, और कुछ हाँ एडवांटेजेस है डबल एंट्री के, क्योंकि आपको पूरी बुक ही यार डबल एंट्री के बेसिस पे पढ़नी है, तो डबल एंट्री को डिटेल में पढ़ लेना। देखो सिंपल से है, एक बार रीड कर लो, कोई भी पॉइंट एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे भाई एक साइंटिफिक सिस्टम है, ये कंप्लीट रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस का, इसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है, बताया था ना, जितना अमाउंट डेबिट उतना अमाउंट क्रेडिट, तो भाई डेबिट क्रेडिट इक्वल आएगा, मैथमेटिकल एक्यूरेसी होगी यहां पर, ठीक है। देन भाई प्रॉफिट और लॉस निकालोगे, फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, एसेट्स और लायबिलिटीज बताओगे, भाई फुल डिटेल रहेगी, आप अपने अकाउंट्स को कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल होगी, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होगा, फ्रॉड्स और मिस एप्रोप्रिएशन से भी आप बच पाओगे डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा। समझ गए बच्चा? तो यार कहीं कोई भी पॉइंट आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन में वो पॉइंट्स ले लूंगा। तो आज की क्लास के लिए फिलहाल तो इतना ही, बट हमेशा की तरह एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव थॉट के साथ आपको छोड़ के जाऊंगा। तो आज मैं आपसे कहूंगा, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। देखो बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि अगर आप कुछ पाना चाहते हो ना
तो कुछ पाने के लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है, इसका मतलब बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सो बच्चा लोग पढ़ाई से थोड़ा सा रिलेट करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपके बहुत बेहतरीन मार्क्स आए तो यार मोबाइल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमारी जो छोटी छोटी खुशियां हैं ना, जिनमें आप समय बर्बाद करना अब 11th क्लास में स्टार्ट कर चुके हो, उन खुशियों को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो। समझ गए? तो कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, सिर्फ खाना खाकर जीवन तो यार जानवर भी जीते हैं। तो चलो बच्चा लोग, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। और हाँ, आप लोग मुझसे उम्मीद करते हो कि सर बाकी सब तो ठीक है, ये पीडीएफ हमें प्रोवाइड कर देना, तो मैं आपके लिए पीडीएफ भी सेव कर लेता हूं और आपको झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी बच्चा लोग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, प्ले स्टोर ऐप, सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, तो जाके हर जगह ज्वाइन कर लो। और हाँ, प्ले स्टोर ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि बहुत कुछ वहां पर मैंने आपके लिए दिया है। तो बच्चा लोग, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलता हूं बहुत ही जल्द नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।